महाद्वीपों का क्रम पढ़ रहे हैं तो उस महाद्वीपों के क्रम में दूसरे महाद्वीप को पढ़ेंगे, अफ्रीका महाद्वीप को। आप सभी लोगों का गाइडर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में बताने का प्रयास करेंगे कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप जो अफ्रीका महाद्वीप किन किन विशेषताओं को अपने अंदर रखता है, और इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आपको ऐसे अद्यतन नॉलेज दिए जाएं, ऐसे नॉलेज दिए जाएं, ज्ञान दिया जाए अफ्रीका महाद्वीप से जो आपकी वन डे की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। जैसे वन लाइनर इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेषित किया जाएगा तथा इस वीडियो को सुनने के बाद जब आप इसके अंदर जाकर इसको देखने का प्रयास, पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी तथ्य और सूचनाएं रहेंगी जो आपकी इस ज्ञान को पूरा करेगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा ये जो मैप बना हुआ है, एक अनुमानित अफ्रीका महाद्वीप का जो नक्शा बनाया गया है, इसको आप मान लीजिए एक अनुमानित नक्शा है। वैसे तो आप अपने मानचित्र कैलेंडर में या जो भी मैप में देखेंगे उसमें आपको सही देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक अनुमानित बनाया गया है कि इसको ध्यान में रख करके हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तथा एक डायग्राम ये बताया गया है, यह बताया गया है कि यह जो मैप बना हुआ है, इस महाद्वीप का ये वाला भाग उत्तरी है, ये दक्षिणी है, ये भाग पश्चिमी है और ये भाग पूर्वी है। तो इसको ध्यान में जब आप रख करके इस महाद्वीप को पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है उसमें कौन सा देश आता है, और इसकी जब सीमा अफ्रीका महाद्वीप की उत्तरी सीमा समाप्त होती है तो कौन सा महासागर या सागर देखने को मिलता है, दक्षिणी सीमा समाप्त होती है तो कौन सा महासागर और सागर देखने को मिलता है। यह सारी चीज़ों को मेड इजी करने के लिए यह दो मैप बनाए गए हैं और इन्हीं दोनों मैपों के सहारे से आज हम इसको पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप को अंधकार का महाद्वीप भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि अफ्रीका महाद्वीप में अब बहुत लंबे समय तक उपनिवेश की प्रक्रिया चलती रही। उपनिवेश एक अर्थशास्त्र का विषय है जिसका उद्देश्य ये होता है किसी देश को अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए अपने अधीन बनाए रखना, और जब कोई बड़ा देश, कोई साम्राज्यवादी देश किसी देश को अपने अधीन बनाता है तो सीधे और सीधे उसका आर्थिक शोषण करता है। तो अफ्रीका महाद्वीप का बहुत लंबे समय तक यूरोप के देशों के द्वारा उपनिवेश बनाए जाने के नाते शोषण होता रहा, जिसके नाते अफ्रीका महाद्वीप के बहुत से ऐसे देश हैं 54 देशों में जो आज भी अविकसित देश की श्रेणी में आते हैं, और जो देश थोड़े अच्छे हैं वह विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। सबसे अधिक जातीय संघर्ष, सबसे अधिक हिंसाग्रस्त क्षेत्र अगर किसी महाद्वीप में देखने को मिलता है, अकालग्रस्त, तो अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है। जातीय संघर्ष ने इस महाद्वीप को बढ़ने नहीं दिया है, और इसी आधार पे एक देश है सूडान जिसका विभाजन भी हुआ है। हम आगे चलते हैं। यह महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती हैं। एक रेखा है जो ग्लोब के मध्य से गुजरती है, जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। वह रेखा ये है 0 डिग्री। इसके ऊपर हम जब उत्तरी गोलार्ध में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा गुजरती है जिसको कर्क रेखा कहते हैं। वह रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग से गुजरती है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। दूसरी रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध की महत्वपूर्ण रेखा मानी जाती है, जिसे मकर रेखा कहते हैं, वह रेखा भी हमको इस गोलार्ध से गुजरती हुई देखने को मिलती है।
तो यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे यह तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसमें तापमान आमतौर पर ज्यादा होता है, गर्म क्षेत्र होता है, और भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र तो गर्म क्षेत्र होता ही होता है, जिसका परिणाम ये है कि अफ्रीका का ज्यादा हिस्सा पठारी और रेगिस्तानी होने के नाते वहाँ का तापमान औसतन ज्यादा होता है, और जिसका परिणाम वहाँ के मूल निवासियों के रंग पर देखने को मिलता है। अफ्रीका महाद्वीप में वर्तमान में 54 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में वर्तमान में 54 देश हैं। 48 देश ऐसे हैं जो इस महाद्वीप के इस स्थलीय भाग में देखने को मिलते हैं, और 6 देश ऐसे हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में गिने जाते हैं द्वीपीय देश के रूप में, जिनमें 4 देश इसके पूर्वी भाग पर और 2 देश इसके पश्चिमी भाग पर एक द्वीपीय देश के रूप में पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलता है। अब हम जरा ये देखें कि उसके उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में क्या है। अफ्रीका महाद्वीप का ये उत्तरी भाग है। जब आप उसको मैप में देखिएगा तो यहाँ आपको भूमध्य सागर दिखाई देगा। भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। जब हम इधर बढ़ेंगे पश्चिम की तरफ, यहाँ एक जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है। यह अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य है, और यह अफ्रीका को स्पेन के बीच से ये बहता हुआ दिखाई देता है जलडमरू मध्य। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये कौन दो महाद्वीप के बीच में स्थित है। तो ये दो महाद्वीप इधर इसके पश्चिम, ये आपके उत्तर में पड़ेगा यूरोप और दक्षिण में पड़ेगा अफ्रीका। अफ्रीका और यूरोपीय महाद्वीप के बीच से ये जिब्राल्टर जलडमरू मध्य बहता है। तथा जब हम पूरब में आते हैं, ये भूमध्य सागर है, यहाँ जिब्राल्टर है। यहाँ पर एक नहर है जिसको स्वेज नहर के नाम से जाना जाता है। स्वेज नहर अफ्रीका को एशिया से अलग करने का काम करती है। चिनाई की घाटी में इस नहर का निर्माण किया गया है, और यह नहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण नहर के रूप में जाना जाता है। तो स्वेज नहर से यूरोप से आने वाले पानी वाले जहाज इसी रास्ते होकर के आगे बढ़ते हैं। जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमको यहाँ लाल सागर देखने को मिलता है। यह वाला भाग जिसको हम अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी तट कहते हैं, यहाँ पर हमको लाल सागर दिखाई देता है। लाल सागर अरब प्रायद्वीप को अफ्रीका से अलग करने का काम करता है। अरब प्रायद्वीप दुनिया के जितने भी प्रायद्वीप हैं उनमें सबसे बड़ा प्रायद्वीप माना जाता है। तो लाल सागर के पूरब में अरब प्रायद्वीप है और लाल सागर के पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा माना जाता है। तो जब हम उत्तर पढ़ते हैं तो इधर हम भूमध्य सागर हमने देख लिया, भूमध्य सागर जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है, और इधर जो है स्वेज नहर है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम इसके पूर्वी तट पर पढ़ते हैं तो इसका जो पूर्वी तट है, यहाँ पर जो महासागर देखने को मिलता है मैप में, उसका नाम है हिंद महासागर। इस महासागर का यह नामकरण 1515 से पढ़ने को मिलता है। इधर हमको हिंद महासागर देखने को मिलता है। फिर जब हम इसका पश्चिमी तट पढ़ते हैं, इसके पश्चिमी तट, ये इसका पश्चिमी तट है जो इधर से ये वाला हिस्सा है, ये पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट पर हमको अटलांटिक महासागर,
जिसे अंध महासागर भी कहा जाता है, स्थित है, पाया जाता है। तथा ये इसका उत्तरी हिस्सा हो गया, ये इसका पश्चिमी हिस्सा हो गया, ये इसका पूर्वी हिस्सा हो गया, ये इसका दक्षिणी हिस्सा। जब हम दक्षिण में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि इधर से अटलांटिक, जिसे अंध महासागर कहा जाता है, इधर हिंद महासागर है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी रेखा है जो दोनों के जल को अलग अलग क्षेत्र में विभाजित करती है? तो जब हम 20 डिग्री रेखा को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं 20 अंश की जो लाइन खींची गई है, इस लाइन के इधर का जो हिस्सा है, मतलब पूर्वी हिस्सा, उस हिस्से में जो महासागर पाया जाता है उसको हिंद महासागर कहा जाता है। यह हिंद महासागर का क्षेत्र है। और 20 अंश से पश्चिम के हिस्से में जो जल पाया जाता है वो अटलांटिक या अंध महासागर के जल के रूप में जाना जाता है, पढ़ा जाता है और देखा जाता है। तो ये आपका उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी हिस्सा हो गया। ये 3 रेखाएं होंगी। इसके बाद जब हम चलते हैं, इस महाद्वीप में 54 देश हैं, इनमें 48 देश इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और 6 देश द्वीपीय देश के रूप में, 4 इधर है और 2 इधर है। अब हम इसका जो एक महत्वपूर्ण फीचर है, अक्सर पढ़ा जाता है सहारा मरुस्थल। तो हम जब सहारा मरुस्थल को पढ़ते हैं तो सहारा मरुस्थल का लगभग पूरा जो विस्तार है वो उत्तर के तरफ ही हमको देखने को मिलता है। यह सहारा मरुस्थल का जो पूरा क्षेत्रफल है वह लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। सहारा मरुस्थल का जो पूरा क्षेत्र है वह लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। यह क्षेत्र लगभग अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित 10 देशों में फैला हुआ पाया जाता है। इसका जो विस्तार है वह लगभग 10 देशों में इसका विस्तार हम पाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है वो है अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा देश माना जाता है उसका नाम है अल्जीरिया। वह लगभग कुल क्षेत्रफल के लगभग 7% भाग में फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप का जो कुल क्षेत्रफल है वह पूरी ग्लोब के कुल क्षेत्रफल का लगभग 20% बैठता है। उस 20% को अगर हम 100% मान लें तो उसके 7% में अल्जीरिया का विस्तार हमको देखने को मिलता है। तथा नाइजीरिया सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश माना जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या इस देश में पाई जाती है। तथा सबसे छोटा देश मेओटो के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश मेओटो के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी है जिसका नाम है नील नदी, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी कही जाती है। देखिए, इसमें 2 चीज पढ़ा जाता है, एक लंबा है और एक इसका अपवाह क्षेत्र लंबा है। तो सबसे लंबी, सिर्फ लंबाई के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो नील नदी, तथा अपवाह के क्षेत्र से देखा जाएगा उसका बहाव क्षेत्र किस नदी का जाता है तो अमेजन के रूप में दूसरी नदी पढ़ी जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका की नदी है। नील नदी मिस्र की नदी है, अफ्रीका महाद्वीप की नदी है, जिसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। क्योंकि जब हम मिस्र का नक्शा देखते हैं तो देखते हैं कि यह विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी और मिस्र के बीचों बीच से गुजर करके भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है।
जिसका परिणाम ये होता है मिस्र की अर्थव्यवस्था में नील नदी का विशेष योगदान पाया जाता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नदियों के तट पर सभ्यताओं का जन्म, विकास और पतन होता है। तो जैसे हम भारत में सिंधु नदी घाटी पढ़ते हैं, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता हम पाते हैं दजला और फरात नदी पे, उसी तरीके से मिस्र की जो सभ्यता थी वो भी नील नदी के तट पर ही बसी हुई सभ्यता थी। ये नदियां सभ्यताओं के जन्म में मददगार भी होती थी तथा जब इनका विकराल रूप धारण करती थी तो ये सभ्यता के पतन का कारण बन जाती थी और बन गई। तो नील नदी मिस्र की सभ्यता को जन्म देती है तथा अफ्रीका के लिए एक वरदान के रूप में, मिस्र और अफ्रीका के वरदान के रूप में इसे पढ़ा जाता है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत, जब हम अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में हम दो पर्वतमालाओं को पढ़ते हैं। एक है एटलस पर्वतमाला। एटलस पर्वतमाला का विस्तार हम अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाते हैं, जो लगभग 2500 किलोमीटर ऊंचा है तथा उसकी चोटी जिसका नाम है जेबेल टूकलम, जो 4176 मीटर ऊंची है, मगर यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, जो 5895 मीटर ऊंची है और इसका विस्तार हम तंजानिया तथा कीनिया में पाते हैं। इसका विस्तार हम तंजानिया और कीनिया में पाते हैं। तो ये दो महाद्वीप हैं तथा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है इसे हम विक्टोरिया झील के नाम से जानते हैं और यह विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में, इस क्षेत्र में हम इस झील को पाते हैं। मतलब ये कह लीजिए कि इस भूमध्य रेखा जो है इस विक्टोरिया झील को काटती हुई जाती है। तो विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित झील के रूप में इसका वर्णन पढ़ने को मिलता है तथा साथ ही साथ जब हम इनके नदियों को पढ़ते हैं तो एक नदी है कांगो नदी, जिसे हम जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी, जिसे हम कांगो नदी या जायरे नदी के नाम से जानते हैं, यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है तथा इसका अपवाह क्षेत्र बड़ा माना जाता है। साथ ही साथ एक दूसरी नदी है जिसको कहते हैं, जिसका नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी, यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटने का कार्य करती है। मकर रेखा को इस तरह से 2 बार काटने का काम करती है और जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने का कार्य करती है। मतलब इस प्रकार से एक बार आ रही है, एक बार जा रही है, तो ये इसको इस नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की खोज करने का श्रेय डेविड लिविंगस्टन को जाता है कि उन्होंने ही इस अंधकार के महाद्वीप को खोजा था। वर्तमान में इसे संभावनाओं का महाद्वीप के नाम से जाना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। संभावनाओं का महाद्वीप इसलिए कहा जा रहा है कि इस महाद्वीप में जनसंख्या ज्यादा होने के नाते अगर इस महाद्वीप का सही तरीके से जो क्षेत्रफल है, जो संसाधन है, उनका अगर प्रयोग किया जाए तो इस महाद्वीप में अभी रोजगार की संभावनाएं हैं, अभी नए उद्योगों की संभावना है
तथा बहुत से ऐसे कार्य जो अन्य विकसित देशों में नहीं किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, क्योंकि इस महाद्वीप में कुछ देश ऐसे हैं जिनकी लंबी समुद्र तटीय रेखाएं हैं, जिन पे पर्यटन के लिए, उद्योग के लिए इनका एक समुचित उपयोग किया जा सकता है तथा कुछ संसाधनों का उत्पादन सबसे अधिक अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। उनका समुचित उपयोग, उनका अच्छी तरीके से जमीन से निकाल करके और उनका अत्यधिक उपयोग अगर उस महाद्वीप में किया जाए तो उस महाद्वीप के स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। इस महाद्वीप का एक क्षेत्र है अल्जीरिया, जो लीबिया में है। वहाँ सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड करने का श्रेय दिया जाता है। 13 सितंबर 1922 को 59 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो अपने आप में अत्यधिक है। इस महाद्वीप में सवाना एवं बेल्डस नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। इस महाद्वीप का एक देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो अपने 3 राजधानियों के लिए जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका को नेल्सन मंडेला, जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, जिसके सर्वे सर्वा रहे वो कुछ समय तक, जो स्थिति भारत में गांधी की थी वही स्थिति दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की थी। उस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो नेल्सन मंडेला को जाता है, जो अंग्रेजों के अधीन 27 साल तक जेल में बंद थे। लंबे संघर्ष के बाद उस देश आजाद हुआ और प्रगति के रास्ते पर आज तेजी से वो बढ़ रहा है, जिसकी 3 राजधानियां हैं। उसकी प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया कही जाती है, जिसका नया नाम तस्वाने है। प्रिटोरिया का नया नाम तस्वाने है। इसकी वैधानिक राजधानी, जिसे हम राजनैतिक राजधानी भी कह सकते हैं, वो है केप टाउन तथा इसकी न्यायिक राजधानी ब्लॉमफॉन्टेन है। न्यायिक राजधानी का मतलब होता है कि जहां न्याय का सर्वोच्च मंदिर, जैसे भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, तो उसकी न्यायपालिका की सबसे बड़ी जो संस्था है उसका मुख्यालय वहां है। प्रशासनिक मुख्यालय होने का मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसका मुख्यालय वहां है, तथा वैधानिक राजधानी का मतलब है पॉलिटिकल, जहां संसद भवन वगैरह हो उसको हम वैधानिक राजधानी के रूप में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप अपने इन सारी चीजों के लिए जाना जाता है। तथा सहारा मरुस्थल के बाद जो दूसरा मरुस्थल पढ़ा जाता है, जिसे हम कालाहारी मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं, यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में इसका विस्तार पाया जाता है। इस मरुस्थल का विस्तार बोत्सवाना, नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका के देशों में इस मरुस्थल का विकास पाया जाता है। अफ्रीका के कुछ क्षेत्र को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। उसमें इथोपिया, सोमालिया एवं जिबूती, ये 3 देश आते हैं। इन तीनों देशों को मिलाकर के जो क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। तथा अफ्रीका महाद्वीप में जनजातियों का विकास बहुत ज्यादा है। कुछ जनजातियां जैसे ब्रुसमैन जनजातियां हैं जो कालाहारी क्षेत्र में पाई जाती हैं। पिग्मी जनजातियां हैं
जिन्हें कांगो बेसिन में उनका निवास पाया जाता है। बुद्धू जनजातियां हैं जिन्हें सहारा क्षेत्र में, जो सहारा का मरुस्थल उत्तर की तरफ, इन क्षेत्र में इनका विस्तार पाया जाता है। तथा मसाई जनजातियां हैं जिन्हें पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में जो द्वीप हैं, जो देश के रूप में जाने जाते हैं, वो है सेशेल्स, एक छोटा सा, सबसे छोटा द्वीपीय देश के रूप में भी जाना जाता है उसे, जिसका विस्तार हिंद महासागर में पाया जाता है। तथा सबसे बड़ा द्वीपीय देश के रूप में मेडागास्कर को पढ़ा जाता है। मेडागास्कर का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर, इसका विस्तार हिंद महासागर में पाया जाता है। इस महाद्वीप का जो विस्तार है, अगर हम इसको हम अक्षांश रेखा और देशांतीय रेखा के आधार पर पढ़ते हैं, तो हम इसका देखते हैं कि इसका विस्तार चारों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, चारों गोलार्धों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। यह हीरे के लिए तथा सोने के अत्यधिक उत्पादन के लिए ये महाद्वीप जाना जाता है। इस महाद्वीप में अब जो नई राजनीतिक व्यवस्था जन्म हो रही है, उस नई राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है कि ये महाद्वीप धीरे धीरे अब अच्छे शांतिप्रिय वातावरण में पहुंच रहा है। और क्योंकि अभी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, जिससे इस महाद्वीप में शांति आने की संभावना है और उसके साथ इस महाद्वीप का तेजी से विस्तार, शांतिप्रिय विस्तार और विकास देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आप जब भी इस महाद्वीप को पढ़िएगा तो एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि नए नक्शे में इन सारे महाद्वीप में स्थित देशों को जरूर पढ़िएगा, जिससे कि अगर एक बार आप रीडिंग लगा लेंगे कि उसके उत्तर में कितने देश आते हैं, दक्षिण में कितने देश आते हैं, पूर्व में कितने देश आते हैं, तो और पश्चिम में कितने देश आते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, मैं आपको मोटा मोटी बता दे रहा हूँ कि अफ्रीका महाद्वीप में पूर्वी हिस्से में 16 देश आते हैं, इसके मध्य भाग में 9 देश आते हैं, तथा जब हम अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ते हैं तो इसमें 12 देश ऐसे हैं जिन्हें हम डेडलॉक कंट्री कहते हैं। डेडलॉक कंट्री वो कंट्री होते हैं जिनकी स्थलीय सीमा किसी तरफ से समुद्र से नहीं मिलती है, वह किसी देश के आर्थिक विकास में बाधक होता है। क्योंकि पूरी दुनिया का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो समुद्री मार्ग से होता है और पूरी दुनिया का व्यापार लगभग 90% समुद्री मार्ग से होता है। उत्तरी अफ्रीका में 7 देश आते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में 5 देश आते हैं, तथा इसके पश्चिमी भाग में, मतलब जैसे पश्चिमी अफ्रीकी देश कहा जाए, तो उनमें 17 देश आते हैं। तो सब मिला जुला करके अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश आते हैं, जिनमें 48 देश इस महाद्वीप के अंदर आते हैं और 6 देश द्वीपीय देश के रूप में पढ़े जाते हैं। तो आप जब भी अफ्रीका महाद्वीप को पढ़िएगा तो अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ते समय इसमें मैप रख करके एक बार इनमें कौन कौन से देश हैं उनके नाम को जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे की चीज़ों को पढ़ने में कोई असुविधा न हो। धन्यवाद।